यस सर, कर दीजिए। ठीक है। सो नाउ आफ्टर zeroth law we will go towards what is energy when we talk about in thermodynamic. ठीक है। So when, as per the thermodynamics, there are basically two types of energy we will deal in thermodynamics. ठीक है। फर्स्ट वन इज stored energy or energy in storage. Second one is energy in transit. ठीक है। अब स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी एनर्जी वो जो सिस्टम में स्टोर है, दैट इज कॉल्ड स्टोर एनर्जी। जैसे इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी जो मेरे सिस्टम में स्टोर्ड हैं, इन द फॉर्म स्टोरेज फॉर्म में है, उनको मैं बोलूंगा एनर्जी इन स्टोरेज। सेकेंड वन इज एनर्जी इन ट्रांजिट. Energy transit can further be divided into two parts. First is heat and second is work. Okay. Energy in transit can further be divided into two parts. First is heat and second one is work. Whenever there is a heat interaction, it is because of temperature gradient, or in other terms temperature difference. If there is a temperature difference between system and surrounding, then and then only heat interaction will take place, otherwise heat interaction will not take place. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? एनर्जी इन ट्रांजिट की जब हम बात करेंगे, तो एनर्जी इन ट्रांजिट देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज हीट एनर्जी एंड सेकंड वन इज वर्क. ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डिफाइंड इज टू टाइप्स. ठीक है। अब जब हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी इज द एनर्जी विच इज whose interaction is taking place between system and surrounding only because of the temperature difference और टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है तो कोई हीट एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है। एंड ऑल द अदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड वर्क इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब अगर मेरे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो एनर्जी इन ट्रांजिट हो गई. ठीक है। वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन एनर्जी इन ट्रांजिट हो गई. एनर्जी इन ट्रांजिट होने के बाद अब वो हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है और इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो रही है, ये पता लगाना है. तो आपको क्या देखना है कि इफ दैट एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, is because of temperature gradient or temperature difference, then it is heat. Otherwise, any other form of energy in transit is called work. ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, आपके घर में गीजर लगा हुआ है, ठीक है। अब गीजर लगा है, गीजर में एक हीटिंग एलिमेंट लगा होगा, और गीजर का कनेक्शन किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से.
ठीक है। अब अगर मैं इस गीजर को एज अ सिस्टम लेके चल रहा हूं, ठीक है, अब मैंने गीजर को एज अ सिस्टम लिया, तो क्या हो देख रहा हूं मैं। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना, जब भी मैं बात करूंगा एनर्जी इन ट्रांजिट की, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी इन ट्रांजिट, यू हैव टू चेक दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑलवेज एट द बाउंड्री। हमेशा आपको बाउंड्री पे चेक करना है कि कोई एनर्जी इन ट्रांजिट या एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि एनर्जी इन ट्रांजिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, हमेशा बाउंड्री पे चेक करोगे, ठीक है, और कहीं चेक नहीं करना है। आ रहा है समझ में? क्योंकि बाउंड्री पे क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा सिस्टम है और सराउंडिंग से कोई एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस बाउंड्री को तो क्रॉस कर ही रहा होगा वो, ठीक है। अगर मेरा रूम है या मेरा घर है, ठीक है, बाहर से टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं रूम से बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आ रही होगी, या तो वो वॉल के थ्रू पास हो रही है या फिर विंडोज़ के थ्रू, डोर्स के थ्रू पास हो रही है, तो बाउंड्री के थ्रू तो पास हो ही रही है, ठीक है। तो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे बोली कि अगर आपको पता करना है कि मेरा ये सिस्टम हो गया, ठीक, अब सिस्टम में इंटरेक्शन तो हो रहा है, बाउंड्री पे आपने चेक किया तो बाउंड्री पे दिखा आपको कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हो रहा है भाई, बाहर से अंदर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और वो इंटरेक्शन मास इंटरेक्शन तो नहीं है अभी, ठीक। अब क्या देख रहा हूं मैं, मुझे ये चेक करना है कि वो इंटरेक्शन जो हो रहा है वो किस टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे इस रीजन में, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा बेटा, जब ये बाउंड्री है जो सिस्टम की, वहां से क्या पास हो रहे हैं, आइदर यू कैन से कि electrons are crossing the boundary, or you can say current is crossing the boundary। आ रहा है समझ में? ये करंट आगे जाके एलिमेंट में, जो हीटिंग एलिमेंट, उसमें जाके ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? इस बाउंड्री से क्या पास हो रहा है, अगर बाउंड्री से हीट पास हो रही है तब मैं उसको हीट एनर्जी कंसीडर करूंगा, बिकॉज बाउंड्री से मेरा करंट पास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इसका मतलब करंट पास हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है, ठीक है। और मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला है कि ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हैविंग इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड वर्क। तो यहां पे क्या हो रहा है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कीप दैट इन माइंड। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, इस हीटिंग एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरा गीजर को मैंने सिस्टम कंसीडर कर लिया। मतलब क्या हुआ कि अब मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है, और यहां पे लगा हुआ है आपका हीटिंग एलिमेंट, और इधर से ये कनेक्ट होगा आपका सप्लाई से, ओके। इसको लिख लो यार, मीटिंग कॉइल, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं देखो, अब जैसे ही आपने सप्लाई को ऑन किया, यहां से तो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या करा, इस पूरे पूरे हीटिंग एलिमेंट को ही छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी पूरे गीजर को मैंने क्या करा है, सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम अज्यूम किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप अब बाउंड्री पे चेक करोगे, देखो जैसे जैसे ये हीटिंग कॉइल गर्म होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये गर्म होगी तो हीट क्या हो करेगी, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और बाकी जो जगह है पूरा गीजर में, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब अगर आप चेक करोगे यहाँ बाउंड्री पे, तो हीट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, नॉट एनी फॉर्म ऑफ वर्क। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने सिस्टम इसको छोड़ के कंसिडर कर दिया, तो ये मत सोचना है कि सर ये तो आपने गीजर के बाहर एलिमेंट लगा दिया। नहीं भाई, गीजर अभी भी यही है, गीजर अभी भी ये है पूरा, ये। बट जब मैंने सिस्टम को डिफाइन किया तो मैंने डिफाइन कर दिया कि गीजर के अंदर जितना पार्ट ये हीटिंग कॉइल ले रही है वो मेरा सिस्टम नहीं है। आ रहा है समझ में? तो अब जैसे जैसे ये हीटिंग कॉइल गर्म होगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से जो क्या होगी, हीट इधर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आ रहा है समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। चलिए ठीक है। अब मैं बोलता हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है? जब मैं बात कर रहा हूं रेफ्रिजरेटर की, और मैंने बोला कि रेफ्रिजरेटर इज माय सिस्टम, दिस रेफ्रिजरेटर, आई एम कंसीडरिंग दिस रेफ्रिजरेटर एज माय सिस्टम, ठीक है? तब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये बताओ। आपको पता है रेफ्रिजरेटर में क्या आप इनपुट करते हो, क्या आउटपुट मिलता है और क्या हो रहा होता है, सबको पता है, ठीक है? तो हीट रेफ्रिजरेटर के केस इंटरेक्शन में सर। सिर्फ हीट इंटरेक्शन, और कोई इंटरेक्शन नहीं है। यस वोल्ट इंटरेक्शन भी होगा तो वहाँ कंप्रेसर के लिए कुछ पावर आउटपुट देना पड़ता है हम्म, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है। क्योंकि जब आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हो तो आपको देख रहे हो कि रेफ्रिजरेटर से एक वायर निकल रहा है और उसको आप प्लग में लगा रहे हो, ठीक है? उस वायर के क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और उसके थ्रू क्या कर रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, ठीक? तो जब आप बाउंड्री पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं या फिर करंट पास हो रही है, ठीक है? तो क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, आपकी जो केबिन है रेफ्रिजरेटर का, वहां से तो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उस हीट को कहां पे डंप कर रहा है, आपके रूम में, जहां पे भी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सराउंडिंग में हीट को डंप कर रहा है, ठीक है? तो क्या कर रहा है, अगर आप यहां से देखोगे तो बाउंड्री से क्या पास हो रही होगी, हीट भी पास हो रही है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का टेम्परेचर हायर होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सराउंडिंग का, ठीक है? तो कंडेंसर से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो बोलोगे तो क्या हो रहा है, बोथ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? तो ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हीट इंटरेक्शन है या फिर वर्क इंटरेक्शन है, ठीक है? अगर यही क्लियर नहीं है तो आपको कोई फर्स्ट लॉ याद हो, सेकंड लॉ याद हो, या कितने भी लॉ याद हो, या कितनी भी इक्वेशन याद हो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस इक्वेशन से कुछ भी सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि आप वर्क की जगह हीट रख दोगे और हीट की जगह वर्क रख दोगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे
व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क? ठीक है, so when we talk about work in case of thermodynamics, ठीक है, it is somewhat different than the work in engineering mechanics. ठीक है, जब आप मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तब आपने क्या बोला कि इफ देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड दैट बॉडी इज मूविंग in the direction of the force, then we are doing some work. Okay, but in thermodynamics this is a type of work. एक टाइप है वर्क का, सिर्फ यही वर्क नहीं है, और भी चीजें वर्क हैं। ठीक, तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं तो वर्क इज डिफाइंड एज, और वी कैन से कि वर्क इज said to be done by the system if sole effect of this can be reduced to raising of weights. External to the system. Though weight may not be raised. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक वर्क की, ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंटरेक्शन जिसके सोल इफेक्ट को मैं ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं कि वो एक्सटर्नल टू द सिस्टम कोई वेट को रेज कर रहा हो, ठीक है, तब मैं कह रहा हूं कि दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आ रहा है समझ में? कैसे? अगर मैं कंसीडर करता हूं, एक मेरे पास एक बैटरी है, एक मोटर है, इस मोटर से एक शाफ्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बैटरी, मोटर और इस शाफ्ट को एज अ सिस्टम अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, बैटरी को, मोटर को और शाफ्ट को एज अ सिस्टम अज्यूम किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मुझे ये पता लगाना है कि ये वर्क थर्मोडायनेमिक वर्क है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे पता लगाना, क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री पे देखना होगा कि कोई इंटरेक्शन बाउंड्री पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी इंटरेक्शन बाउंड्री पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। तो बाउंड्री पे आप जब चेक करोगे तो बाउंड्री से कोई ना कोई एक इंटरेक्शन हो रहा है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे एक शाफ्ट पास हो रही है, ठीक। अब आपको देख रहे हो कि बाउंड्री से शाफ्ट पास हो रही है, ठीक। दिस इज अ रोटेटिंग शाफ्ट बिकॉज मोटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो कि एक रोटेटिंग शाफ्ट बाहर जा रही है, वो रोटेट कर रही है, और मुझे इसे कंफर्म करना है कि ये थर्मोडायनेमिक वर्क है या नहीं, तो मुझे क्या, कैसे कंक्लूड करना होगा कि किसी तरीके से मैं इस रोटेटिंग शाफ्ट की हेल्प से कोई वेट को अगर रेज कर पाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि ये थर्मोडायनेमिक वर्क है और अदरवाइज नहीं है, ठीक है। कैसे भी करके,
तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये मेरे पे कोई शाफ्ट है, मैं इसके ऊपर कोई पुली अप्लाई करूं, ठीक है, एंड उस पुली के ऊपर, बीच बीच में तुम लोग एडमिट करते रहते हो, उस पुली के ऊपर मैंने एक वेट अप्लाई कर दिया, ठीक है, वेट एक रोप की हेल्प से टाई कर दिया है, दिस इज पुली, दिस इज द वेट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये शाफ्ट रोटेट करेगी वैसे वैसे क्या होगा, पुली रोटेट करेगी, और पुली के ऊपर जो रोप है वो रोटेट करेगी, तो उससे क्या होगा, ये वेट ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की हेल्प से मैं वेट को उठा सकता हूं एक्सटर्नल टू द सिस्टम। आ रहा है समझ में? जबकि ध्यान दो कि जितना मैं वाइट कलर में बनाया है, ड्रॉ किया है, वही सिर्फ एक्चुअल कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये सर सिर्फ हाइपोथेटिकल है। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इस शाफ्ट पे पुली अप्लाई करूं और उस पुली से वेट हैंग कर दूं, तो अगर पुली रोटेट करेगी तो वेट भी रेज होगा। इसका मतलब इस इंटरेक्शन को मैं थर्मोडायनेमिक वर्क बोल सकता हूं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पुली लगी ही हो सकता है कि शाफ्ट वर्क किसी और के लिए, चीज के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है, लेकिन इस शाफ्ट वर्क जो रोटेट कर रही है उसकी हेल्प से मैं वेट रेज कर सकता हूं। अगर इतना सा क्लियर हो जा रहा है पॉइंट, तब मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, सर हाँ सर यहाँ पे जो वेट और पुली है, अगर हम इसको भी सिस्टम के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं तब हाँ तो हाँ कोई वर्क नहीं होगा। हाँ, तब कोई वर्क नहीं होगा, तब क्योंकि आपका सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यस, तब सर ये वर्क सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में हाँ, इंटरनल काउंट एनर्जी में होगा। काउंट काउंट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप इसको, कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है और कोई वर्क ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी भी, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही आप इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यस सेकंड केस में मैंने क्या किया कि बैटरी को सिस्टम कंसिडर कर लिया, सिर्फ बैटरी मेरा सिस्टम है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप सिस्टम की बाउंड्री पे चेक करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि बैटरी से एक वायर निकल के जा रही है, उस वायर के थ्रू क्या पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक, या फिर करंट पास हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है, ठीक। अब मेरा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो सिर्फ क्या है, इस सिस्टम के अंदर, मतलब बैटरी है, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं है एग्जिस्टिंग में। लेकिन मैं हाइपोथेटिकली ये इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर बैटरी से करंट पास हो रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मैं मोटर यूज कर चला सकता हूँ, और उस मोटर का यूज करके मैं कोई भी वेट ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? तो अल्टीमेट जो मेरा कंक्लूजन निकल रहा है कि इस सिस्टम से जो इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग में, उससे भी मैं वेट को रेज या लोअर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वेट को रेज या लोअर कर सकता हूँ, इसका मतलब ये भी फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क है, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जहां शाफ्ट रोटेट कर रही थी, वो भी एक फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क है। अब सिस्टम से करंट पास हो रहा है, वो भी एक फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क है, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो सब मेरी थर्मोडायनेमिक वर्क के अंदर आती हैं। जैसे स्प्रिंग वर्क हो गया आपका, ठीक है, कोई बार में आप इलास्टिक बार है उसमें फोर्स लगा रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है, वो वर्क हो गया, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विच विल डील इन थर्मोडायनेमिक वर्क्स, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो ऐसा होना चाहिए किसी तरीके से कि मैं उसको ऐसे रिड्यूस कर पाऊँ कि वो एक्सटर्नल टू सिस्टम वेट को रेज कर सके। अब ध्यान रखना कि वेट को रेज करने का बात तब बोली है जब मैं बोल रहा हूँ वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। तो
इसका मतलब ये मत बोलना कि सर रेज ही होना चाहिए, नहीं, लोअर भी हो सकता है, बट जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तब रेज होना चाहिए। ठीक है, कोई आते जाओ तुम लोग सब, नाश्ता पानी करने चला जाता है आदमी, फिर दोबारा आता है बीच में हैं? चलिए ठीक है, तो अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क का फॉर्म है उसको डील करेंगे, जो मैक्सिमम आप यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज एंड फॉर द क्लोज सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट वर्क और पीडीवी वर्क और बाउंड्री वर्क और नॉन फ्लो वर्क। दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्क, सबका मतलब एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क बोल दो, पीडीवी वर्क बोल दो, बाउंड्री वर्क बोल दो या नॉन फ्लो वर्क बोल दो, ठीक है, सब सेम है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें क्या है कि पिस्टन इनिशियल कंडीशन पे है, जहाँ जिसको मैं बोल रहा हूँ 1, और जब इनिशियल कंडीशन पे है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं P1 V1 और T1, मतलब प्रेशर P1 है सॉरी, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन हो गई आपकी क्या, 1, फाइनल कंडीशन हो गई 2। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने उसमें से एक इंटरमीडिएट कोई पोजीशन ली जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट था आपका dx, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर था P, और ये जो एरिया ऑफ पिस्टन क्रॉस सेक्शन है उसका मान लो A। ठीक है, तो जब मैं वर्क फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, तो dw क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट फोर्स वी नो कि प्रेशर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से फोर्स के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ओहो उल्टा लिख दिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, वी कैन राइट P इंटू A इंटू dx, and A into dx is dv. So this is the small fraction work which system has to do for moving the piston from position A to position intermediate position I. Let us say this is I position, intermediate. Okay, अब keep that in mind। जब मैं एक चीज बताओ, अगर मैं मैकेनिक्स में वर्क की बात करता हूं तो जो फोर्स लेता हूं मैं, वो कौन सा फोर्स लेता हूं जब मैं वर्क कैलकुलेट करता हूं, कौन सा फोर्स का मतलब ये है कि जो रजिस्टिंग फोर्स है वो लेता हूं, मैकेनिकल वर्क सर।
नहीं, मैकेनिकल वर्क तो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, समझो पहले, मैं सुनो, मैंने क्या पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वर्क फाइंड आउट करने के लिए जो आपका रजिस्टिंग फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो वो लेता हूँ, या जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स वो लेता हूँ? रेसिस्टिंग फोर्स सर। रजिस्टिंग फोर्स लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे आप मान लो F 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज समथिंग 5 न्यूटन, ठीक है, और आपने इसको इस डायरेक्शन में मान लो 5 मीटर मूव करा दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट द वर्क, तो व्हाट विल बी द वर्क, 25 और 50? बताओ। Here we have to, if I am talking about this work, तो जो रजिस्टिंग फोर्स है बेटा उसको कंसीडर करना है हमेशा, ध्यान रखना। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे पे क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस फोर्स के अपोज में मैं वर्क कर रहा हूं उससे मतलब है मेरा, ठीक है। सेम एज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां अंदर क्या प्रेशर है इससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि पिस्टन को बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए इसको अपोज क्या करेगा, इस पिस्टन के बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा P एक्सटर्नल। आ रहा है समझ में? तो सिस्टम को किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, P एक्सटर्नल। तो यहां पे जो प्रेशर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, P एक्सटर्नल। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है इस प्रेशर जो बाहर से लग रहा होगा, प्रेशर यहां पे जो प्रेशर बाहर से लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट वर्क करना है, ना कि अंदर वाला। अंदर वाला तो उसको हेल्प कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको लेंगे यहाँ पे, हमेशा कंसीडर करेंगे, इंटरनल प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर अब मुझे वर्क फाइंड आउट करना है टोटल 1 से 2, तो क्या हो जाएगा, W इंटीग्रेशन 1 से 2 P एक्सटर्नल dV। ठीक है। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके इंटरनल प्रेशर के, जब मेरी प्रोसेस होगी रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर ये इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल प्रेशर के व्हेन माय प्रोसेस इज रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक, बिकॉज in case of reversible or quasi static process, system is moving very very slowly or system is in almost in equilibrium at every state। तो हर स्टेट में इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो हो रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वही इंटरनल प्रेशर है। आ रहा है समझ में? दैट्स व्हाई वी कैन चेंज इट 1 to 2 pdv, अदरवाइज वी कैन नॉट चेंज इट 1 to 2 pdv। सिर्फ ही इंटरनल प्रेशर नहीं लिख सकते जब तक कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक है, तब तक नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसे नहीं लिख सकते, अब उसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्या कहते हैं, आइडियल प्रोसेस है, उसमें से मैक्सिमम वर्क मिलता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क नहीं मिलता या कम वर्क मिलता है, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं कैसे वो अचीव हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मेरे पास P और V में
कर्व है, ठीक है, चलो छोड़ो, पीवी कर्व की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चल गया कि वर्क डन जो मुझे फाइंड आउट करना है वो 1 to 2 पी एक्सटर्नल है, डीवी फाइंड आउट करना है, और पी एक्सटर्नल पी के इक्वल हो जाएगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ओनली। तब मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू 1 to 2 पी डीवी, ठीक है। अब कुछ केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस कि तुम लोग अपने सिस्टम की वजह से लीव हो जा रहे हो या मेरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर सडनली लीव हो गया, कुछ किए भी नहीं थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार लीव हो गए, फिर अंदर फिर एंट्री हो रही है। चलो अब देखो, 2-3 हम केस लेंगे, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। और जल्दी मिलेगा भी नहीं। P1 V1 T1, इधर P एक्सटर्नल फर्स्ट केस में मैंने 0 ज्यूम कर लिया, ठीक है। मेरे पास सेम वही सिस्टम है, पिस्टन है। अभी पिस्टन को मैंने स्टॉपर की हेल्प से रोक रखा है, अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और मैंने अज्यूम कर रखा है कि बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है, एब्सोल्यूट वैक्यूम है, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टॉपर को हटाया, पिस्टन क्या करेगा, तुरंत क्विकली बाहर की तरफ मूव करेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़े। यहां पे हम पिस्टन के वेट को मासलेस ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। राइट नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग पिस्टन एज अ वेट, ओके। पिस्टन इज मासलेस, ओके। सो अब क्या है कि एक्सटर्नल में कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन अगर मैं फाइंड आउट करूं, जो अभी हमने फाइंड किया था, इंटीग्रेशन 1 to 2 पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। पी एक्सटर्नल क्या है, 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। आ रहा है समझ में? प्रोसेस क्या हुई आपकी, पी वी 1 से 2, 1 से 2 में सिस्टम आ गया। अब वो प्रोसेस क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्विकली सिस्टम 1 से 2 में आ गया। अज्यूम कर लो, मान लो कोई मैंने कर्व से इसको ज्वाइन कर दिया, सॉरी डॉटेड कर देते हैं। कौन सा पाथ फॉलो किया इसने मुझे नहीं पता, ठीक, बस 1 से 2 में पहुंच गया है, और बल्कि 2 तो नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, पी एक्सटर्नल 0 है इसलिए वर्क डन 0 हुआ। अगर मैं इसी एक्सटर्नल की जगह आपने बोला कि नहीं भाई यहाँ तो इंटरनल प्रेशर होना चाहिए, आ रहा है समझ में, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इंटरनल प्रेशर रख दिया तो इंटरनल प्रेशर की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तब वर्क डन 0 नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान रखना, हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वर्क डन फाइंड आउट करने के टाइम पर, ठीक है। पी एक्सटर्नल यहाँ पे 0 इसलिए वर्क डन 0 आ गया। प्रोसेस के बारे में क्या बोलोगे, ये रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी प्रोसेस, या हाईली इरिवर्सिबल है? ठीक है, देखो, जैसे ही आपने बेटा यहाँ से स्टॉपर हटाया, सडनली क्विक इतनी फास्ट मूव करेगा ना, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर है नहीं, अपोजिंग फोर्स है नहीं। आ रहा है समझ में?
तो यहां से कहीं भी पिस्टन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप होगा भूल जाओ, कहीं होगा ही नहीं इक्विलिब्रियम में, तुरंत क्विकली मूव करेगा एकदम फास्ट, और जहां वहीं रुकेगा जाके जहां पे दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए, सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर, तब तक पिस्टन रुकेगा नहीं। आ रहा समझ में? तो ड्यूरिंग पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 बिटवीन कहीं भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप दोबारा इसको बाहर अंदर नहीं ला सकते इसी कंडीशन में P1 V1 में। अगर पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया बाहर और आप सोच रहे हो कि फिर से उतना ही वर्क करके ले आए, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इतना फास्ट मूव करा है ना इसने कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, वही कंडीशन है P1 V1 T1, बट इस बार मैंने क्या किया, एक इसके ऊपर वेट रख दिया। ठीक है, एंड दैट वेट इज गिविंग अ प्रेशर ऑफ अमाउंट P2। ठीक है, मैंने एक वेट रख दिया, जो वेट एक प्रेशर दे रहा है जिसकी वैल्यू है P2। ठीक है, तो यहां पे P एक्सटर्नल किसके इक्वल हो गया, P2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहां से, जब सिस्टम, जैसे ही मैं स्टॉपर हटाऊंगा, जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी, पिस्टन कहीं ऊपर जाके रुकेगा, जहां पे सिस्टम के अंदर का प्रेशर P2 हो जाएगा, ये V2 सॉरी, और ये T2। ठीक है, ये कंडीशन होगी तब रुकेगा जाके बाहर। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए, अगर है तो पूछ सकता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई, यहाँ पे पिस्टन स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ वर्क डन फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो रहा है, वर्क डन 1 से 2 P एक्सटर्नल dV, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, P एक्सटर्नल पूरे टाइम, सॉरी इसके ऊपर एक वेट भी रखो क्योंकि प्रेशर मैंने हटाया नहीं है, यहाँ पे अभी भी प्रेशर क्या है, P2 है। ठीक है, पूरे टाइम प्रेशर क्या बना है, एक्सटर्नल P2, तो P एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P2, तो P2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dV 1 to 2, तो वर्क डन क्या हो गया, P2 ब्रैकेट में V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसी वर्क डन को अगर मैं पहले प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, PV मान लो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 V1 P2 P1। ठीक है, बीच ये ज्वाइन कर दिया, ये प्रोसेस आ रही है। ठीक, अब अगर मुझे ये वर्क डन डिनोट करना है तो आपको दिख रहा है कि ये वर्क डन कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। होप सबको ये दिख रहा हो। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व नहीं कर रहा है बाबू, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, रटना नहीं है कि एरिया अंडर द कर्व वर्क डन हो गया। एरिया अंडर द कर्व कैसे पहुंच रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, दिस इज नॉट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये क्या है, ये वर्क डन है, और इस वर्क डन को जब मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या एरिया आएगा, यही तो एरिया आएगा, ये P2 हो गया, ये हाइट P2 हो गई, और ये कितना हो गया V2 माइनस V1। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट है इसमें, अरे इसमें कोई डाउट है किसी को, चलिए
थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में मैंने क्या किया कि P2 प्रेशर के मतलब P2 दो वेट रखे, जिन दोनों वेट का अलग अलग प्रेशर, जो लास्ट टाइम में थे दो वेट, सॉरी एक वेट था, ऐसे मैंने दो वेट उठा के रख दिए पिस्टन के ऊपर। लास्ट टाइम में ये वेट P2 प्रेशर दे रहा था, तो ऐसा ही एक और वेट लाके मैंने सिस्टम के ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे P2 और P2 के दो वेट हो गए, ठीक। और अज्यूम कर लिया कि ये दोनों मिलके एक तीसरा प्रेशर दे रहे हैं, वो P3 है, दैट इज इक्वल टू 2P2, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी स्टॉपर अभी भी लगा हुआ है, एक कंडीशन लिखना जो हम लास्ट टाइम पीछे भूल गए, वो बहुत ज़रूरी है, दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। अदरवाइज ग्रेटर देन नहीं होगा तो स्टॉपर हटाने के बाद ऊपर मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली हेयर P1 इज ग्रेटर देन P3। P3 प्रेशर क्या है, इन दोनों का वेट को मिला के जो प्रेशर लग रहा है वो P3 है, ठीक है। अब जैसे ही बेटा मैंने यहाँ से वेट को, ये स्टॉपर को हटाया, दिस इज स्टॉपर, जैसे ही मैंने इस स्टॉपर को हटाया, क्योंकि P3 प्रेशर ज़्यादा है और सॉरी P1 प्रेशर ज़्यादा है P3 से, पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ कि पिस्टन कहीं इन बिटवीन यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो वेट हैं, यहाँ पे लिख दो P एक्सटर्नल किसके इक्वल है, P3 के इक्वल है, और यहाँ भी P एक्सटर्नल अभी भी किसके इक्वल है, P3 के इक्वल है। लेकिन अब इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, क्योंकि सिस्टम यहाँ पहुँच गया है, तब इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया और टेम्परेचर T3 हो गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक इंडिविजुअल वेट का प्रेशर P2 है। जब पिस्टन यहाँ पहुँच गया उसके बाद मैंने क्या करा, एक ये वाला वेट फिर से हटा दिया। जैसे ही मैंने इस वेट को हटाया, अब एक्टिंग प्रेशर क्या हो गया, P2, और P2 इज लेस देन P3, क्योंकि वो यहाँ से दिख रहा है आपको, P3 इज इक्वल टू 2P2। तो जैसे ही मैंने एक वेट यहाँ से हटाया, पिस्टन का अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया बाहर से, तो फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और अब क्या होगा, अब पिस्टन फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाएगा जहाँ पे ये वेट रखा है P2, अंदर भी प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, ठीक है। और P एक्सटर्नल भी क्या है, P2 के इक्वल है। ये दो प्रोसेस जो स्टेप में हुई है, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, कोई बोल दे कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, किसी को ऐसा लग रहा है तो कि ये गलत बता रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो जाएगा, वेट उठाएंगे तो ऊपर थोड़ी मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, या जो भी हो, इसमें किसी में कोई डाउट है तो बोल सकता है कोई भी, ठीक है। और नहीं बोलोगे तो आई विल टेक दैट एज यस, सब समझ में आ रहा है, अब वो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझ लो, मिलेगा नहीं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ बेटा वर्क डन फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा वर्क डन, मान लो ये 1, ये 2 और ये 3,
ठीक है, तो नेट वर्क डन W टोटल क्या हो जाएगा, W1 to 2 प्लस W2 to 3, और 1 to 2 भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, सॉरी रुको रुको रुको, 2 मत लिखो इसको, कि वहाँ स्टेट को मैंने 3 से डिनोट किया है, तो इसलिए 3 वहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख लो। आ रहा है समझ में? मैं 1 2 3 इसने लिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने P1 V1 T1 दिया है, यहाँ P3 V3 T3 दिया है, इसलिए इस स्टेट को मैं 3 से डिनोट कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है कि सर 2 से पहले 3 कैसे ले लिया। क्योंकि क्या होगा, अभी यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लिख दूंगा, बाद में P3 V3 आएगा तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 3, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेट 1 से स्टेट 3 तक लाने के लिए जो वर्क किया, प्लस स्टेट 3 से स्टेट 2 तक लाने के लिए जो वर्क किया, तो क्या हो जाएगा 1 to 3 P एक्सटर्नल dV प्लस 3 to 2 P एक्सटर्नल dV। ठीक है, अब 1 से 3 तक एक पोजीशन ये वाली है, ये, और 3 पोजीशन ये है। तो 1 to 3 प्रेशर एक्सटर्नल क्या था, P3 के इक्वल था, और वो कांस्टेंट है, तो P3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन dV करोगे तो क्या आ जाएगा, V3 माइनस V1, ठीक है, प्लस 3 to 2, इस कंडीशन से इस कंडीशन तक जैसे ही आपने वेट हटाया, प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया, और वो कांस्टेंट है, तो P2 बाहर, वॉल्यूम क्या चेंज हुआ, V2 माइनस V3, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, अब इस वर्क को मुझे फिर से पीवी डायग्राम में डिनोट करना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। let us say this one is 1, pressure corresponding to 1 is P1 and volume V1, फिर बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर है आपका क्या, P3, फिर उसके बाद प्रेशर रिड्यूस हो रहा है P2 तक, सिमिलरली इंटरमीडिएट वॉल्यूम V3 एंड फिर V2। तो जब ज्वाइन करोगे आप, एक पॉइंट ये मिलेगा आपको और एक पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस ज्वाइन द प्रोसेस। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं डिनोट करना चाहूँ इस वर्क को इस ग्राफ पर, तो कैसा आएगा, देखो ध्यान से। पहले मुझे ये डिनोट करना है P2 वाला, तो P2 इंटू V3, ओ सॉरी V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस में मैं P2 डिस्टेंस, मतलब कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में मैं P2 डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो एरिया आ रहा है वो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब वो एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। होप किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सर थर्ड वाला हम फिर से बता दीजिए सर, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मतलब, सर वो 3 से 2 जगह आप सर, उसमें तो P3 ग्रेटर देन P2 था ना सर, हाँ तो फिर P3 ग्रेटर देन P2 था, तो फिर ऊपर कैसे चला गया सर? बेटा, मैंने बोला तो आपको, ये मैंने P3 तब था ना जब दोनों वेट रखे हुए थे। मैंने क्या करा, जैसे ही यहाँ सर इस तो कंडीशन अंदर में, क्या पिस्टन के अंदर भी, अंदर में P3 प्रेशर हो गया ना सर, तो फिर इसमें वहां पे 3 से 2 जाने पर P1 कैसे हो गया सर, वो P2? P2 ऐसे हो गया, सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। P3 इस कंडीशन में दोनों वेट थे, अब मैंने क्या करा, एक वेट यस को हटा दिया, यहाँ से फेंक दिया, थ्रो कर दिया यहाँ से। तो जैसे ही इस वेट को हटाओगे, कौन सा वेट बचेगा, सिर्फ एक वेट बचेगा, नहीं बचेगा। और यस उस सर, वेट का प्रेशर क्या है, P2, उस वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। अब P2 ऊपर से प्रेशर लग रहा है, P3 नीचे से प्रेशर लग रहा है, P3 ज्यादा है P2 से, नहीं है। तो यस सर। जब P3 ज्यादा है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ।
यस सर, सही है। जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि अंदर वाला प्रेशर भी इसके इक्वल ना हो जाए, तब तक पिस्टन मूव करता रहेगा। ठीक है। अब देखो, ये वाला टर्म हमने डिनोट कर लिया ग्राफिक एरिया, यहाँ पे क्या एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मुझे बचा ये वाला टर्म। इस वाले टर्म में देखो v3 माइनस v1 ये है जो डिस्टेंस v3 माइनस v1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये है, ये वाली जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। और सिमिलरली p3 डिस्टेंस कहाँ तक है? ये यहाँ तक, मतलब इतनी। तो अगर मैं एरिया रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा। ठीक है। एरिया में कोई डाउट है? अरे सबको समझ में आ गया ना कैसे मैं वर्क डन को एरिया में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? सर हाँ, सर इसमें एरिया में जो कर्व था ऊपर वाला ट्राइंगल पोर्शन है वो करना 1 ट्राइंगल पोर्शन है वो। सर 1 to 3 तो इसमें सर नहीं इंक्लूड हुआ। 1 to 3 इंक्लूड नहीं हुआ मतलब मैं समझा नहीं। सो जैसे वॉल टर्न जो निकालते हैं तो इसमें हाँ, पीवी डायग्राम तब वॉल्यूम एक्सिस पे डायरेक्ट प्रोजेक्टेड अरे एरिया वही होता है। वही अभी हम पहुंच रहे हैं वहां तक, उसी को समझाने के लिए ये सारा स्टेप कर रहा हूँ। अभी तुम बस वो मत सोचो कि पीवी डायग्राम में वर्क अंडर द कर्व, वो एरिया अंडर द कर्व पीवी वर्क होता है। उसमें पहुंच रहे हैं, उस पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ मुझे ये बताओ कि जितना मैंने समझाया वो समझ में आया नहीं आया। अगर मैं इस एरिया को यस सर। रिप्रेजेंट, जो वर्क डन मैंने फाइंड आउट किया, इस वर्क डन को यहाँ एरिया में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो यही एरिया मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा? यस सर। मिलेगा ना? ठीक यस है। सर। बस इतना समझो। अभी वो वर्क डन अभी आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? बस मुझे इस एरिया को और जो लास्ट वाले दो कंडीशन थी, दोनों एरिया को कंपेयर करना है बस मुझे। ठीक है। तो दोनों एरियाज को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट। सेम बनाया मैंने या कुछ चेंज कर दिया है? ये वाला दूसरी कंडीशन थी जब सिर्फ P2 वेट लग रहा था, और ये तीसरी कंडीशन है जब P2 और P3 वेट लग रहे हैं। एरिया सेम है जैसे पहले था। देखो ये एरिया था, मैंने क्या करा, बस इस वाले को इंक्लूड कर लिया है एक में, और ऊपर वाले को अलग से प्रोजेक्ट किया है, और इसके पीछे वाला सिर्फ यही था नीचे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही बेटा धीरे धीरे देखो, जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा था, पहले सबसे पहली मैंने बात करी जब मैंने आपको बोला कि वैक्यूम मतलब वो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तब वहां पे जब मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट थी, वो पहली स्टेट थी 1।
ठीक है, पहली स्टेट थी और मैंने उसको पिस्टन को छोड़ दिया और रेजिस्टिंग फोर्स कुछ भी नहीं था, तो मुझे क्या वर्क मिला, 0। ठीक है, जैसे ही मैंने एक वेट रखा P2 प्रेशर का, और तब मैंने उसको स्टॉपर हटाया, तब मुझे कुछ वर्क डन मिला जिसका एरिया ये है। ठीक है, जो वर्क डन मिला मुझे उसका एरिया ये है, और इक्विलिब्रियम स्टेट कितनी हो गई मेरी, 2, 1 और 2। फिर मैंने क्या किया, प्रेशर को P3 में कन्वर्ट किया। अब मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट कितनी हो गई, 1 2 3, सॉरी 1 3 2। पहले 1 से 3 आया, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया, फिर 3 से 2 में आया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो अब जब 2 स्टेट थी इक्विलिब्रियम, तब इतना एरिया मिल रहा था मुझे वर्क डन। अब 3 स्टेट मैंने इक्विलिब्रियम में, एक और स्टेट इंसर्ट करी इक्विलिब्रियम, तब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, और वर्क डन इंक्रीज हो गया। पहले 0 था, 0 से मुझे इतना वर्क डन मिला जब मैंने एक स्टेट इंसर्ट करी। जब मैंने एक और इक्विलिब्रियम स्टेट इंसर्ट करी सिस्टम में, तब मुझे क्या वर्क, ये ग्रीन वाला पार्ट और मिला। ठीक है, अब अगर क्या करता हूं मैं, ऐसे ही कंटिन्यू करके मैं एक और स्टेट मान लो इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मान लिया, ओहो शिट, मान लिया अब प्रेशर 4 स्टेट है मेरे पास, 1 2 सॉरी 1 3, सॉरी 4 लिख लो इसको, 4 3 2। ठीक है, अब अगर आप एरिया ड्रॉ करोगे ना, और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये आप ड्रॉ करके देख सकते हो, तो फिर से एरिया यही आएगा, ये आ जाएगा अब एरिया। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्टेट बेटा इंक्रीज करता जाऊंगा, अब मान लो मैंने बोल दिया कि 0.1 और 0.2 के बीच में इनफाइनाइट स्टेट्स हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोसेस आई, जो एरिया आपका ड्रॉ होगा ना, अब वो ऐसे ड्रॉ होगा, ये, और ये हो गई आपकी मान लो प्रेशर एक्सिस, ये हो गई वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से तो नीचे आएगा ही, और क्या आएगा, ऐसे आएगा। और ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये प्रोसेस क्वासीस्टैटिक नहीं थी, ये प्रोसेस क्वासीस्टैटिक नहीं थी, ये प्रोसेस क्वासीस्टैटिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 1 से, जब यहाँ की बात कर रहा, क्यों नहीं थी? 1 से डायरेक्ट पिस्टन सडनली फास्ट मूव किया 3 तक, बीच के कोई पॉइंट नहीं पता मुझे, बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम में नहीं था। 3 से 2 में मूव किया पिस्टन ने, क्विकली मूव किया, कोई भी पॉइंट, स्टेट पॉइंट मुझे नहीं पता था, कहीं भी इक्विलिब्रियम में नहीं था। सिमिलरली यहाँ 1 से 4 फास्ट मूवमेंट, 4 से 3 फास्ट, 3 to 2 फास्ट, बस बीच मिड पॉइंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। बट अगर मैं पूरी स्टेट को क्वासी स्टैटिक कर दे रहा हूँ, पूरी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब हर पॉइंट पे सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सो हर पॉइंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा फिर, मेरे वर्क डन को। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? मैंने क्या बोला कि जब मैं एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मतलब नहीं है कि भाई किसी की भी वर्क प्रोसेस के लिए आपने उठाया और एरिया अंडर द कर्व कर दिया। कि आपसे पूछा वर्क डन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक, वर्क डन थर्मोडायनेमिक इज एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम। नो आंसर है, नो, दिस इज नॉट राइट, वॉट एवर यू आर सेइंग। area under the curve is equal to work done only for reversible और quasi static process। अब अगर आपसे कोई प्रूफ बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ, बोलने से क्या होता है, तो आप सामने सामने प्रूफ करके दिखा सकते हो कि देखो ये है। जैसे जैसे मैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व पूरा मैं
यूटिलाइज करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट, पहली स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेट कम थे तो सिर्फ इतना वर्क डन मिल रहा था, दूसरे में आए इंक्रीज हुए तो और वर्क डन ऐड हुआ, तीसरे में और इंक्रीज हुए, ऐसे ही कंटिन्यूसली अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो देन आई कैन से दैट एरिया अंडर द कर्व on PV diagram when projected on volume axis is equal to work done only for reversible or quasi static process। किसी और प्रोसेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, फॉर ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, देखो बहुत। सर हाँ बोलो। सर एक कंफ्यूजन था सर, वो हाँ आप जो सर बोले थे लेवल सेवल या क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए पी हाँ एक्सटर्नल और पी इंटरनल सेम लिया जाता है, हाँ, लेकिन सर पी एक्सटर्नल और ये तो सिस्टम का प्रॉपर्टी है सर, ये कैसे सेम ले सकते हैं? सेम लिया जाता है बेटा, सेम तब लिया जाता है ना। देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, जब मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि सिस्टम हर पॉइंट पे अगर स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, मतलब स्टेट 1 से 2 में मूव कर रहा है सिस्टम, तो इसके बीच में हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मतलब अब मैं क्वासी स्टैटिक को तुम्हें शो करके दिखाता हूँ फिजिकली, कैसे कराएंगे, 2 मिनट रुको, वो करना भूल गया, वो जरूरी था। बार बार स्टॉपर लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो वेट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्मॉलर वेट्स में, ठीक है। और अभी जो एक्सटर्नल, अब आपको स्टॉपर की भी चलो बोल देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो अभी है वो इक्वल है P1 के, ठीक है। इस तरीके से मैंने वेट रखा है यहाँ पे कि ये जो टोटल वेट है उसका प्रेशर P1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब स्टॉपर की वैसे कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी जो पीछे से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं स्टॉपर बेटा हटाऊंगा यहाँ से, ऊपर भी प्रेशर P1 है, नीचे भी प्रेशर P1 है, सिस्टम मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक स्मॉल फ्रैक्शन, ये अमाउंट पेबल या मार्बल जो भी समझो आप इसको, छोटी छोटी जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, इसको इसमें से एक स्मॉल वाला हटाया, प्रेशर हल्का सा चेंज आएगा, डीपी फ्रैक्शन, डीपी बहुत छोटा है, ठीक है। और जो स्मॉल फ्रैक्शन चेंज आया डाउनवर्ड फोर्स में, उसकी वजह से पिस्टन मूव कर जाएगा। और जैसे ही वो पिस्टन मूव ऊपर कर जाएगा, फिर से जो नया प्रेशर आएगा उसमें इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या हो गए, फिर से सेम हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? फिर से मैंने दूसरा फ्रैक्शन मार्बल हटाया, स्मॉल फ्रैक्शन चेंज आया, फिर से पिस्टन हल्का सा मूव किया और पिस्टन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो गए। तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट प्रोसेस, पिस्टन अगर यहां तक जा रहा है, ठीक है, जहां तक यहाँ पे मान लो इतने पेबल बचे हैं कि अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, P2 है, तो 1 से लेके 2 तक जितनी भी कंडीशन बेटा मैंने n नंबर ऑफ स्टेट्स में ऐड कर दी हैं, क्योंकि मैंने वेट्स को कितने n नंबर ऑफ टाइम्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो हर टाइम जैसे ही मैंने हल्का सा वेट रिमूव किया, प्रेशर हल्का सा, पिस्टन मूव ऊपर बढ़ा और फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, प्रेशर फिर से सेम हो गया, अंदर और बाहर चेंज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है चेंज हुआ है, लेकिन सेम हो गया फिर से। सिमिलरली फिर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, जो एक मार्बल हटाया आपने, फिर से ऊपर बढ़ाया, फिर चेंज हो गया, वो प्रेशर इक्वलाइज हो गया। दूसरा फिर से मार्बल एक हटाया, प्रेशर में डिफरेंस आया, फिर से पिस्टन ऊपर बढ़ा, फिर इक्वलाइज हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पिस्टन का इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बेटा सेम बना रह रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब यही है कि पिस्टन और पिस्टन सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम, जो अभी तक आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो वर्क डन निकालते थे हम लोग,
ठीक है, 2 मिनट को क्या हो गया यार। हाँ, जो वर्क डन निकालते थे हम लोग, हम डायरेक्टली लिखते थे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, और आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये P कौन सा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से ही डील कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? सिर्फ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से डील कर रहे हैं। प्रोसेस स्टैटिक प्रोसेस के लिए ये इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उससे डिपेंड मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ही इंटरनल के इक्वल है। क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब ही यही है कि इनफाइनाइटली स्लो, मतलब हर पॉइंट पे सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है। दैट्स व्हाई we was not at all bothered about whether this pressure is internal or whether it is external. We wrote its P and we are taking that जो भी प्रेशर इसके अंदर है वही प्रेशर यहाँ पुट करो और आंसर आ जा रहा है, और आंसर सही भी आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, सही आएगा। क्यों? क्योंकि क्वासी स्टैटिक में डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। रिवर्सिबल इक्वल टू क्वासी स्टैटिक नहीं बेटा, रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक के इक्वल नहीं होता है। चितरंजन कुमार, नहीं होता है। रिवर्सिबल इज डिफरेंट, क्वासी स्टैटिक डिफरेंट। मैंने कल बताया था कि ऑल reversible process are quasi-static, but not all quasi-static process are reversible. जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं ना, तो रिवर्सिबल में 2 टाइप की रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। एक इंटरनल रिवर्सिबिलिटी होती है और प्लस दूसरी होती है एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। तो इंटरनल रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्वासी स्टैटिक है प्रोसेस, बट एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी का मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तब तक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल सेम नहीं है। अब वो एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी और इंटरनल रिवर्सिबिलिटी अभी मैंने इसलिए डिफाइन नहीं कर रखी है क्योंकि जब तक आप सेकंड लॉ पे नहीं पहुंचोगे और एंट्रोपी का थोड़ा बहुत टच नहीं करेंगे हम लोग, तब तक वो ढंग से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए तब तक इसको ध्यान रखो। ये समझ सकते हो कि क्वासी स्टैटिक इज अ सबसेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है अरे ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट का मतलब नहीं है बेटा। जब अगर मैं सिर्फ क्वासी स्टैटिक बोल रहा हूं इसका मतलब वो इंटरनली रिवर्सिबल है। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है इंटरनली रिवर्सिबल। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अगर प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी, फुली रिवर्सिबल नहीं होगी वो। ठीक है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल और ये एटमोस्ट रिवर्सिबल ये कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, रिवर्सिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, सर हाँ वो सर जो क्वाजी स्टैटिक से सर जो हमारा ग्राफ आ रहा है और हाँ एक जो मतलब वेट उठा उठा के जो ग्राफ आ रहा है सर, हाँ, उसका एरिया में तो दोनों में अंतर आ रहा है सर। तो वो एरिया इस ये क्वाजी स्टैटिक का तो एरिया ज्यादा हो जाता है सर, तो फिर बाकी एरिया कहाँ वो वर्क डन कहाँ जाता है सर? बाकी वर्क डन बेटा जैसे ही आपने प्रोसेस आपकी क्वासी स्टैटिक नहीं रह गई, फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। ठीक है, तो वर्क डन आप जितना यूटिलाइज करना चाहिए था आप उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? वर्क जा रहा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आ हाँ जाता है फ्रिक्शन जो भी लॉसेस है उसमें लॉस हो रहा है। हाँ ठीक है, इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब ही यही है कि जो भी वर्क है आपको फुली अवेलेबल है, मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको एक चीज दिख रही है, और सॉरी एक चीज मैं लिख सकता हूं, दैट वर्क डन और वर्क इंटरेक्शन
during a quasi static process, sorry, undergone by a closed system is equal to area under the curve on PV diagram when projected on वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, अब इस क्वासी स्टैटिक को आप रिवर्सिबल भी यहाँ लिख सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर आपको मैंने बता दिया है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्वासी स्टैटिक होगी ही होगी। ठीक है, तो मेन कंस्ट्रेंट है कि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑन वॉल्यूम एक्सिस मतलब अब एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा आपका, अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द वर्क डन फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है, अब अगर मैं दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, दो पॉइंट लिए मैंने 1 और 2। ठीक है, एक प्रोसेस मैंने चलो कुछ ऐसे अचीव करी इस पाथ से, दूसरी प्रोसेस मैंने इस पाथ से अचीव करी। ठीक है, या फिर चलो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोड़ो, वो तुमको दूंगा होमवर्क के लिए, खुद करके देखना। ठीक है, अब देखो दोनों प्रोसेस के लिए अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट करना चाहूँ, इसको ए पाथ ले लो, इसको बी पाथ ले लो, तो W1A2 एंड W1B2, W किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया 1A2, और ये किसके इक्वल होगा, एरिया 1B2। मुझे पता है कि ये जो ए वाला कर्व है, जब मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे यहाँ, इसका एरिया डिफरेंट होगा जब मैं 1B2 का एरिया प्रोजेक्ट करूंगा उससे। इसका मतलब दोनों एरिया क्या है, सेम नहीं है। जब दोनों एरिया सेम नहीं है तो दोनों वर्क डन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वर्क डन क्या हो रहा है, आपके पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। आ रहा है समझ में, दैट्स व्हाई वर्क डन इज कॉल्ड अ पाथ फंक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा काम है, उसको घर में करना, इसी को रिप्रेजेंट करने, प्रूफ करने के लिए। 1.1 है, 1.2 है। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, ऐसे आया और ऐसे आया, मतलब पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस करी, फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से पहुंचा 2 तक। दूसरी बार मैंने क्या किया कि पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बी है। ठीक है, एक पाथ है 1A2, दूसरा पाथ है 1B2, दोनों का वर्क डन फाइंड करके देखना कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक बार वो फाइंड आउट हो जाएगा, तब उसके बाद देखना कि अगर मैं इस प्रोसेस को 1B2 तो सेम है और 2 उल्टा कर दूं, मतलब इस डायरेक्शन में कर दूं, तो नेटवर्क कितना हो जाएगा। ये दोनों चीजें फाइंड करके देखना खुद से। नहीं समझ में आया तो कल क्लास में पूछना, अदरवाइज बताना मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, क्या करना है, पहले आपको 1A2 और 1B2 इन दोनों का वर्क डन फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है कि दोनों का वर्क डन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा करना है कि अभी 1 से 2 आ रहे थे हम ए के थ्रू, मैंने रिवर्स प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, 2A1 कर दिया और 1B2 ही रहा। तो जैसे ही रिवर्स करोगे वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और नेट वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है फिर कितना आएगा। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. So some important point with respect to work. First one is, अभी हमने समझा, इट इज अ पाथ फंक्शन. ठीक है. सेकंड वन इज, इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना. बाउंड्री फिनोमिना का मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो होगा, इंटरेक्शन हो रहा है वो बाउंड्री के थ्रू हो रहा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको एनर्जी इन ट्रांजिट कोई भी इंटरेक्शन देखना है तो आप हमेशा कहाँ देखेंगे, बाउंड्री पे देखेंगे. तो हमेशा बाउंड्री से इंटरेक्शन हो रहा है उसका, तब हो रहा है. ठीक है. थर्ड वन इज, इट इज, ओ सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री. ठीक है. फोर्थ, इट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना. ट्रांजिएंट फिनोमिना का मतलब ये है कि कोई भी वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम के साथ हो रहा है. ऐसा नहीं है कि ये इस टाइम पे हुआ और खत्म, कुछ ना कुछ टाइम ले रहा हो. ठीक है. पिस्टन अगर किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना. एंड लास्ट इज, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल. इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का है मतलब जो मैंने बताया था आपको कि W अगर निकालना है आपको 1 से 2, तो आप डायरेक्ट W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते. दैट्स वाई मैं जहाँ भी DW लिख रहा हूँ वहाँ पे ये इसको कट मार रहा हूँ. ठीक है. जो भी आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे उसको आप सिर्फ लिखोगे डायरेक्ट, जैसे DU है, एनर्जी है, DU, कट नहीं लगाओगे, U2 माइनस U1. ठीक है. लेकिन एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसमें हमेशा एक स्मॉल कट लगाएंगे. दैट कैन नॉट बी रिटन एज W2 माइनस W1, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये वर्क डन, समझ रहे हो, ये पाथ वेरिएबल है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है. तो कौन सा पाथ फॉलो करोगे इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं वर्क के रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना. ठीक है. यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए. वैसे कोई है तो पूछ सकते हो भी. हाँ, अलग तो आएगा राशिद, लेकिन वो अलग बेटा फाइंड आउट करके देखना. ठीक है. वो तुम्हें पता है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको फाइंड आउट करोगे तो अच्छी, बहुत मतलब विजुअलाइजेशन में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आ जाता है. ठीक है. एक बार अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो, ऐसे बोलना और उसी चीज़ को देखना करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है. तो उसको करके देखना, तब बताना कि अलग आ रहा है या सेम आ रहा है. ठीक है. चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आपको ट्रांसफर फॉर, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो हमने वर्क करके लिए निकाली हैं, कहाँ ये क्लोज सिस्टम के लिए है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे. ये टर्म मत भूल जाना. ओपन सिस्टम में जाके मत बोल देना कि वर्क डन निकालना है मुझे तो मैं एरिया अंडर द कर्व कर दूंगा, नहीं. सो इस टर्म को याद रखना. क्यों? क्योंकि भाई अभी तक जो भी हम पिस्टन स्टन या जो भी वर्क डन फाइंड आउट किया है मैंने, ये क्लोज सिस्टम था, ओपन सिस्टम नहीं है ये. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर दैट इट इज द एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज इक्वल टू वर्क डन फॉर अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम. और कोई सिस्टम के लिए यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना. ठीक है. सो नेक्स्ट,
अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं इसको सॉल्व करके रखूंगा नहीं, आप लोगों को इतना पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन पी डीवी, डीवी ही जीरो है, पी एक्सटर्नल लिखते रहना, डीवी जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट है तो पी एक्सटर्नल बाहर, डीवी क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन, 1 से 2, ठीक है। वर्क डन का, अच्छा वर्क डन का वो भी नहीं दिया ना अभी, साइन कन्वेंशन वैसे सबको पता तो होगा ही। साइन कन्वेंशन व्हाट वी टेक इज वर्क डन बाय द सिस्टम is positive and work done on the system is negative. This sign convention we usually take, ठीक है। अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो वो नेगेटिव है, और सिस्टम कर रहा है वर्क डन तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो पी वी टू माइनस वी वन हो गया। कंस्ट्रेंट क्या हो गए, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहां अप्लाई करने के लिए क्या कंस्ट्रेंट है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होगा तभी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। यहां के लिए क्या कंस्ट्रेंट है, सॉरी पहला तो कंस्ट्रेंट यही होगा कि क्लोज सिस्टम, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, क्वासी स्टैटिक, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। दैट्स वाई पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आइसोथर्मल, प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या हुआ, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, जो सारी एनालिसिस कर रहे हैं हम क्या है, किसके लिए कर रहे हैं, पहला क्लोज सिस्टम, जैसे मैंने क्लोज सिस्टम बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, नहीं होंगे, आर कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ से, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट्स वाई फॉर आइसोथर्मल को प्रोसेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। सो वर्क डन मुझे फाइंड आउट करना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, ठीक है। बट फर्स्ट अजम्पशन ये है, ठीक है, जहां जहां मैं यूज करता जा रहा हूं वहां मैं अजम्पशन लिखते जा रहा हूं। फॉर क्वासी स्टैटिक पी एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, पी इंटरनल के, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 to 2 पी डी वी, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अज्यूम कर लिए मैंने, ठीक है। तो यहां से पी की जगह क्या लिख सकते हो आप, सी अपॉन वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही आपने प्रेशर को कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम से चेंज किया, आप कौन सी अजम्पशन ले लिया आपने तुरंत, आइडियल गैस अजम्पशन। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है बेटा कि कौन सा अजम्पशन लेके मैं उस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। ये रटना नहीं है कि P1 आइसोथर्मल के लिए P1 V1 LN V2 V2 ये Y V1 हो गया, ये हो गया, और आइसोट्रॉपिक के लिए ये हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, पता होना चाहिए बेसिक से कि सर ये अजम्पशन लिया मैंने, इसकी वजह से ये चेंजेस आए, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रेशर इस प्रेशर को C अपॉन V से चेंज कर रहा हूँ, मैं ये वाला अजम्पशन यूज़ कर रहा हूँ, और ये अजम्पशन कब आ रहा है, जब मैं इसको आइडियल गैस से
कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई थर्ड एजम्पशन क्या हो गया, आइडियल गैस। तो अब आप इसको 1 से 2 पुट कर दोगे, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व खुद कर सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन आ जाएगा आपका P1 V1 ln V2 by V1, बहुत सारे फॉर्म होंगे इसके, P2 V2 ln V2 by V1, P1 V1 ln P1 by P2, P1 V1 ln सॉरी P2 V2 ln P1 by P2, और क्योंकि आइडियल गैस अजम्पशन ले रखा है तो P1 V1 क्या हो जाएगा, nRT1 और mRT1, और सेम सब जगह mRT2 mRT1 से चेंज होता जाएगा। एक लिख देता हूँ, बाकी सब लिख लेना। mRT2 है तो यहाँ सॉरी P2 V2 है तो यहाँ T2 हो जाएगा ln V2 by V1, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये m और n में क्या डिफरेंस है, यहाँ मैं n भी लिख सकता था और m भी लिख सकता था, ठीक है। n और m में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जैसे ही आप ये इक्वेशन की यूज कर रहे हो, जब मैं लिख रहा हूँ PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे जो R है ये R बार है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू इज 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, दैट इज द वैल्यू ऑफ R बार, ठीक है। बट जैसे ही आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मॉलिकुलर वेट, इस n को यहाँ चेंज कर दिया तो P V इज इक्वल टू क्या आ गया, मास ओवर मॉलिकुलर वेट इंटू R बार इंटू T। इस क्वांटिटी को मैंने एक साथ ले लिया और इसको बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू mRT। ध्यान रखना, हेयर दिस R इज characteristic gas constant whose value can be find out by R bar divided by molecular weight। अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो O2 R बार बाई 32, R बार की वैल्यू आपको पता है 8.314, उसको डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर गैस के वेट से, ठीक है। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी वो हैं, इज 29, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मास हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर केल्विन में हो गया, प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब इस मास को अगर मैंने डिवाइड कर दिया इससे, तो प्रेशर वॉल्यूम बाई मास इज इक्वल टू RT, और वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो P स्मॉल v इज इक्वल टू R और T। ये भी इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। और एक मैं इक्वेशन बहुत पहले से लिख रहा था, P V बार इज इक्वल टू RT। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या है, मोलर वॉल्यूम, ये क्या है R, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ये, और ये क्या है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, ऐसा मत करना कहीं कुछ लगा के आ गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पीछे इक्वेशन में P1 V1 mRT1 लिख दिया, तो R यहाँ पे क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या, हो रही है सर। हो गई, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल हो गया, उसके बाद एडियाबैटिक। सर हाँ
सर आइडियाबेटिक और पॉलीटॉपिक लाइव कर लेंगे सर, इसको लेने दीजिए। नहीं, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ मैं, ड्राइव करूंगा ही नहीं मैं, ड्राइव तो कर ही नहीं रहा हूँ मैं, बस सिर्फ बेटा कंडीशंस बताना चाह रहा हूँ बस, जो क्या कहते हैं, हो सकता है तुम्हें पता है लेकिन बाकी दो जो होंगे उनको ना पता हो, ठीक है। ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ड्राइव मैंने यस पुराना वाला भी ड्राइव नहीं किया, इसको भी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एडियाबेटिक कंडीशन में भी, यस एडियाबेटिक क्या होता है, जब हीट ट्रांसफर किया जीरो है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा मेरी इक्वेशन में, ठीक है। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस वी नो दैट पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, ये हम अभी थोड़ा आगे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब मैं ड्राइव करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसको प्रूफ करने के लिए एक एजम्पशन यूज करते हैं हम, दैट इज आइडियल गैस, ठीक है। सो पहला एजम्पशन मेरा हो गया क्लोज सिस्टम, क्यों, क्योंकि मैं वर्क डन इज इक्वल टू यूज कर रहा हूँ क्या, इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी 1 से 2, ठीक है। दूसरा एजम्पशन हो गया मेरा क्वासी स्टैटिक, क्यों, क्योंकि मैंने पी एक्सटर्नल को पी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और थर्ड एजम्पशन क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं वी की पी की जगह सी ओपन गामा रखूंगा, आइडियल गैस, ठीक है। ये एजम्पशन है, बस इसके बाद आपको बस इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट कर सकते हो, उसके बाद फाइंड आउट आपको आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। दिस इज फॉर एडियाबेटिक, ठीक है। सिमिलरली फॉर पॉलीट्रॉपिक वर्क डन हो जाएगा सिंपल। पॉलीट्रॉपिक में क्या चेंज होता है, बस यहाँ गामा है वहाँ हम n पुट कर देते हैं, पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो पीवी की पावर जब n दिया होगा तो बेटा ध्यान रखना, बस पीवी की पावर n का मतलब ये है कि आपको प्रोसेस, ये जो पीवी की पावर n बेसिस पे है, ये आपको बता रहा है, ये आप कंक्लूड नहीं कर रहे हो कहीं से। जैसे मैं पीवी की पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने क्या करा, प्रूफ करा था आइडियल गैस से, ये वाला कहाँ गया, अरे हाँ, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने आइडियल गैस का यूज करके प्रूफ किया था। प्रूफ क्या मतलब, जब ये कांस्टेंट हो गया तो आइडियल गैस से ही कंक्लूड किया था। सिमिलरली पीवी की पावर गामा, ये भी आइडियल गैस का यूज करके आप थ्योरेटिकली प्रूफ कर रहे हो इसको, लेकिन जैसे ही पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये आप ना तो कोई थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिया गया है कि मेरी प्रोसेस ऐसे फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे आपको आइडियल गैस एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, बाकी एजम्पशन दोनों सेम रहेंगे, क्लोज सिस्टम एंड क्वासी स्टैटिक। बाकी वर्क डन सेम, P1V1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम। आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व ड्रॉ करने हैं पीवी डायग्राम पे, तो कैसे होंगे ड्रॉ, ठीक है। मुझे पता है कि पीवी आइसोथर्मल के लिए आपका पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस, ठीक। सिमिलरली दूसरा अगर मैं देख रहा हूं तो एडियाबेटिक की कंडीशन में क्या है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, छोड़ो, प्रेशर लीव किया dv प्लस dp इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dp ओवर dv क्या आ जाएगा, माइनस के p ओवर v, ठीक है।
और dp ओवर dv किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। और dp ओवर dv क्या होगा? उस कर्व का स्लोप होगा। ठीक है, तो मतलब स्लोप क्या है? माइनस पी ओवर वी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा? पी को छोड़ा यहाँ पे गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस डी पी वी की पावर गामा, कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से आप डी पी ओवर डी वी सॉल्व करोगे, दैट विल कम फॉर एडियाबैटिक and that is equal to minus gamma p over v. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व्स इज हायर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू जर्नली मेरी गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मोनोटॉमिक से लेके आपका जो मोनोटॉमिक डायटॉमिक, ठीक है, इन सब के लिए गामा की वैल्यू जो गैसेस होती है इन सब के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, पी अपॉन वी यहाँ भी है और पी अपॉन वी वहाँ भी है। इसका मतलब इस स्लोप की वैल्यू आइसोथर्मल स्लोप से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि आप काउंटर क्लॉक क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ क्लॉकवाइज इसको मेजर कर रहे हैं। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि आप इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मुझे पहले एक्सपेंशन का ही लेते हैं, ये पॉइंट 1 है और मैंने मान लो आइसोथर्मल कर्व कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, दिस इज आइसोथर्मल। ठीक है, तो जब मैं स्लोप नेगेटिव स्लोप ले रहा हूं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बस, नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ एक्सिस से कट कराएंगे, तो अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो मैं लेता एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नेगेटिव है तो स्लोप मैं मेजर करूँगा क्लॉकवाइज से। बस इतना मेरा कहने का तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं आइडियाबैटिक कर्व स्टार्ट करूँगा तो वो एडियाबैटिक कर्व इसके ऊपर जाएगा ऐसे या फिर इसके नीचे आएगा ऐसे, ये आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? अगर मैं देखो इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ कर्व तो ये लाइन और स्लैंट हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल के और हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, स्टीपर नहीं रह जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक कर्व ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये 2 पॉइंट, अब अगर यहाँ इस कर्व में आप अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लोप अगर ये θ2 है और ये θ1 है तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये साफ साफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसलिए जो मेरी ये हो गई कौन सी, एडियाबैटिक। अब किसने शेयर कर दी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है या हट गई? किसी को दिख रहा है सर। शेयर की है, अब देख लो, अगर किसी को नहीं दिख रही तो बता देना। ठीक है, चलिए आगे। नहीं दिख रही है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, किसी नहीं को दिख रही सर, नहीं दिख रही। बेटा एक काम करा करो, देखो जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करा करूँ उसको पिन कर लिया करो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई शेयर भी करेगा तब भी। ठीक है, अब दिख रही है ना? यस सर। ओके, वॉइस नहीं आ रही है बेटा? वॉइस तो आ जानी चाहिए। क्योंकि बाकी सर आ सब रही है दिख रही वॉइस। ठीक है, देखो अगर ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे मान लो, मैं समझ सकता हूँ कि देखो हर जगह का इंटरनेट कनेक्शन उतना सही नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं ये
कुछ देर के बाद ही मैं ये सारे लेक्चर जो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ मैं कि अगर कोई वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लैग आ रही है, तो एटलीस्ट मेरे सिस्टम में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना सही वॉइस में। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हो, जो भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पता है मुझे कि डिफरेंट हर जगह का एरिया का नेटवर्क कनेक्शन जरूरी नहीं है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ तुरंत वो सुनाई दे रहा हो। जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो आइसोथर्मल कर्व्स आर मोर स्लैंट, और in other words adiabatic curves are more steeper than isothermal curves। तो अगर मैं आपको एक पीवी डायग्राम बोलूँ, पीवी डायग्राम पे आपको 2 कर्व बनाना बोलूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक कर्व ऊपर बनेगा या आइसोथर्मल कर्व नीचे बनेगा। ये मतलब है इसको शो करने का, ठीक है। ये था क्या, एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसी का अपोजिट बनाऊँ, कंप्रेशन। सर हाँ सर ये बात जो है ये तो सर स्लॉप से भी क्लियर हो रहा है। गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो आइडियाबेटिक तो हटा, स्लॉप तो हमेशा आइसोथर्मल से ज़्यादा ही होगा। तो वही तो मैंने भी बोला। तो और किस यस चीज़ से, मैं भी तो उसी चीज़ से बता रहा हूँ, क्लियर करा रहा हूँ। मैंने कोई एग्जांपल और थोड़ी दिया बेटा। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये स्टीपर होना चाहिए। उसी लिए मैंने इस डायग्राम में इसको स्टीपर बनाया, और कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, ठीक है। यस सर। जब मैं कंप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है, पीवी कंप्रेशन मतलब इनिशियल पॉइंट मान लो ये है 1। अब मैंने बोला कि आइसोथर्मल कर्व कुछ, तो इस पे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है यार। ऐसा है आइसोथर्मल कर्व कुछ, ठीक है। ये टू पॉइंट हो गया, दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही मैंने आइसोथर्मल ये कर्व बनाया, इसका मतलब है कि इस पे जो टेंजेंट होगी वो इसका स्लोप होगा। ये स्लोप है इसका θ1, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट से दूसरी एडियाबेटिक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, और कंप्रेशन में ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब वो एडियाबेटिक लाइन नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, आपको क्लियरली विजुलाइज होना चाहिए। जैसे ही मैं ऊपर बनाऊंगा तो स्लोप में क्या डिफरेंस आ रहा है, और नीचे बनाऊंगा तो स्लोप में क्या डिफरेंस आ रहा है। स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो स्लोप अगर ऊपर बना रहा हूँ तब ज़्यादा हो रहा है, या स्लोप नीचे बना रहा हूँ तब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब देख रहे हो तो कि स्लोप जैसे ही आप इसको ऊपर बना रहे हो तभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इस कंडीशन में अगर आप इसको पीछे ड्रॉ करते हो, ठीक है, ऐसे, तो ये स्लोप थीटा ये ज़्यादा है, θ2। हियर ऑल्सो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और ये है आइडियाबेटिक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जो हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बोला था, इट इज डिनोटेड बाय n, और वैल्यू ऑफ n कैन बी एनीथिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। बट फॉर जनरल और नेचुरल, फॉर जनरल प्रोसेसेस n की वैल्यू है मेनली, वो वेरी करती है 1 से गामा के बीच में, ठीक है। तो इफ एनीवन इज आस्किंग व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n, सो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम -∞ टू +∞। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, कितनी देर क्लास चलेगी? बस खत्म होने वाली है, 11 बजे खत्म कर दूंगे, ठीक है। तो 1 और गामा के बीच में इसकी जनरल जो प्रोसेस होती है उनके लिए n की वैल्यू 1 और गामा के बीच में वेरी करती है, बाकी सब n की वैल्यू कहीं भी वेरी कर सकती है, -∞ टू +∞, ठीक है। तो n के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिख रहा हूँ कि PV इज इक्वल टू
सॉरी पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट के छोड़ो, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर n इज इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस क्या हो गई, यहाँ पे 0 पुट किया, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 है तो प्रोसेस क्या हो गई, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है। n इज इक्वल टू n ले लो, मतलब कोई भी बिटवीन है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई, दिस इज पॉलीट्रॉपिक। n इज इक्वल टू गामा, adiabatic, and n is equal to infinity, then it is isochoric, isobaric, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू n वैल्यूज ऑफ n पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। इसको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आ रखे हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बस, क्योंकि इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। अगर n की वैल्यू आप पुट करोगे, ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, मान लो ये पॉइंट ये है, एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं फिर से, तो n इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये आ गई, n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 1 है, ठीक। फिर n इज इक्वल टू 1, आइसोथर्मल लाइन ये आ गई, दिस इज आइसोथर्मल। n इज इक्वल टू n somewhat between polytropic, adiabatic, then n is equal to gamma, this is adiabatic, and n is equal to infinity, this is isochoric, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ n। तो ये पता होना चाहिए, इतनी बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं कुछ, ठीक है। सो यहीं तक रखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, उसको सॉल्व करना, ठीक है। जो क्या कहते हैं टेम्परेचर पे बेसिस होंगे और वर्क डन पे बेसिस होंगे, ठीक है। और आज के लिए यहीं तक रखते हैं, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।